एक नमस्ते बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं आपको नेशनल इनकम सिखा रहा था। और देखिए, नेशनल इनकम में हम आपको सिखाएंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड अब आप समझिए कि जो कुछ भी हम इनकम पाते हैं वो सब जोड़ लेंगे तो इनकम मेथड में नेशनल इनकम निकल जाएगा। ठीक, तो अब इसका डिफिनीशन पहले लिख लीजिए कि ऑल द इनकम्स दैट एक्रू, ऑल द इनकम्स that accrue to all the factors, accrue to the factors of production, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपको पता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल ये सारे आते हैं। तो इसके लिए बाय वे ऑफ वेजेस, बाय वे ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट etc. are summed up to find up to obtain the national income. Summed up तो देखो फिर से इसे पढ़ना। ऑल द इनकम्स दैट एक्रू, एक्रू मतलब इकट्ठा करना या जोड़ना, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस बाय वे ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा आर सम्ड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए हमने 3 वे बताए थे। 3 वे होते हैं, कौन कौन सा? पहला तो वैल्यू एडेड मेथड जो कि हो गया, फिर इनकम मेथड और लास्ट है एक्सपेंडिचर। तो हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, इनकम मेथड की। इनकम मेथड में कि हमें कहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं। पैसे अर्न करने के लिए सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो भी इनकम होगा, फैक्टर इनकम, वो सब हम सम कर लेंगे। तो डिफिनीशन को बार बार फिर से वही पढ़ेंगे जिससे हमें याद हो जाए। और कि ऑल द इनकम्स दैट आर एक्रू टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज बाय वे ऑफ कौन कौन सा? वेजेस, रेट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर सम्ड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। ठीक, अब हमें इसमें क्या चाहिए? कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के कंपोनेंट क्या है? तो जब हम सब कुछ सम अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NDPFC। क्या आएगा? NDPFC। NDPFC से आपको फिर नेशनल इनकम को हम क्या लिखते हैं? NNPFC। देखो, पहले तो जितने फैक्टर होंगे हम उसको सम अप कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा NDPFC। इसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम जाने के लिए हमें NFIA ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सारे डिफिनीशन को एक एक करके आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। और जब तक धीरे धीरे हम चीज़ को नहीं सीखेंगे तो हमें आएगा भी नहीं। हमारा जरिया यह है बताने का कि आप लोग हमसे सुनते हैं, फिर आप YouTube पे जाएंगे तो वही भाषा से परिचित है, धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये समझ लो, कोई कंपनी आपको सैलरी बेस पे क्या देती है। ये COE रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिम्यूनरेशन पेड। सम टोटल। अब आपके घर कोई काम कर रहा है तो वो क्या पाएगा? वेतन, यही रिम्यूनरेशन। ठीक है ना? क्या पाएगा? वेतन। सम टोटल ऑफ रिम्यूनरेशन पेड टू एम्प्लॉय। paid to employer by employers ठीक है। तो ये
जो रिम्यूनरेशन है, पहले तो आप ये पैसा कैसे पाएंगे, ठीक है, या तो कोई कैश के फार्म में दे देगा, या कोई आपको किसी इस रेंट वगैरह के फार्म में कह देगा, आपको घर वगैरह मिल रहा है, तो सब टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर्स फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग productive services in the form of cash, kind and social security, in the form of cash, kind social securities and etc, ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। मान लो और भी तरीके से, कितना आसान है, आपको ज़बरदस्ती इकोनॉमिक्स टफ बना दिया जाता है। फिर से समझ लो, अगर आप घर में हैं, आपके घर में निश्चित कोई काम करता होगा, तो वेतन उसे कैसे मिलता होगा, या तो उसे कैश के फार्म में 10,000 20,000 रुपये, या कोई काइंड, जैसे हम गांव से आते हैं या कहीं पे हम काम करते हैं तो हम पहले पूछा करते थे क्या क्या सुविधाएं भी हैं कुछ, तो वो कहते थे नहीं, खाना रहना फ्री है, तो वहाँ पे ये समझ लो वेजेस ऑफ काइंड। सोशल सिक्योरिटी क्या है कि आप जब कभी कमज़ोर पड़े या बुढ़ापे में आ जाए या कुछ पेंशन के फार्म में आपको प्रोविडेंट फंड वगैरह देंगे, तो वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस होते हैं। तो 3 तरीके से किसी को वेतन पेड किया जा सकता है। तो आप ये तीनों तरीके से वेतन को ऐड कर लेंगे। समझना आसान है, आसपास देख लो, आप खुद समझ में आ जाएगा कि कोई आप अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते हैं तो उसको खाना वगैरह देते हैं तो काइंड के रूप में आ जाएगा, अगर उसे पैसा देते हैं तो कैश में, और अगर आप उसे सोशल सिक्योरिटी मतलब कि ठीक है आप और आगे भी कोई आगे पढ़ने वगैरह के लिए कुछ स्कीम निकाल देते हैं तो सोशल सिक्योरिटी के फार्म में होता है। तो ये टर्म आप लिखेंगे। अब सीओई को हम तीनों किस फार्म में लिखते हैं ये देखना है। तो पहला आपका कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एक एक करके इसे समझना है और फिर हमें याद करना है। तो आसान है, सैलरी कैसे मिलेगी, या तो कैश के फार्म में, या तो काइंड के फार्म में, या सोशल सिक्योरिटी को। फिर से समझना आसान है, लिख दो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। पहला तो ये हो गया। दूसरा वेजेस एंड सैलरीज, अब अगर ये भी नहीं याद कर पा रहे हो तब गलत है, इन काइंड। तीसरा वेजेज एंड सैलरीज टू सोशल सिक्योरिटी, टू सोशल स्कीम। तो ये 3 तरीके के फार्म है। तो इट इंक्लूड ऑल मॉनेटरी बेनिफिट लाइक वेजेस, सैलरीज, बोनस, डियरेंस अलाउंस, ठीक है, और कमीशंस। वेजेज एंड सैलरी इन काइंड इट इंक्लूड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जब आप वही ऐड करेंगे जहां पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिखा हो, ठीक है, यहां पे लिखना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जैसे इसमें क्या आ जाएगा कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, लेबर वेलफेयर फंड्स, किसी बच्चे का वेलफेयर के तौर पे स्कीम, या कोई चोट वगैरह लग गई या बच्चे को पढ़ने वगैरह के लिए आप कुछ कर रहे हो तो लेबर वेलफेयर स्कीम भी होगा। मेरे साथ एक बार फिर से बोल लो, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम। याद हो जाएगा, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम। तो 3 तरीके के पैसे आते हैं। फिर आपका आता है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट जान ही रहे हो, जब हम किसी चीज़ को कुछ किराए पे देते हैं, चाहे लैंड हो चाहे कुछ भी चीज़, ठीक है, तो उसे हम रेंट बोलते हैं। तो आपका रेंट इसमें आ जाता है। रॉयल्टी क्या वर्ड है कि मान लो कि जैसे मेरे पास मैंने टेक्नोलॉजी यूज कर ली, या मैंने कुछ ऐसी चीज़ बना ली जो सबके पास नहीं है, ऐसी मेडिसिन बना ली जो शायद किसी के पास वो मेडिसिन ना हो। मान लो मैंने ऐसी मेडिसिन बना दी
कि तुरंत ही कैंसर ठीक कर दे। तो अब वो हमारे पास वो तकनीक आ चुकी है, तो हम उसे किसी तकनीक को किसी कंपनी को जब देंगे बनाने के लिए, तो हम ये कहेंगे हमें इतना पैसा पे करो तभी हम आपको ये राइट दे रहे हैं, तो उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं। तो इसे भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पे समझ लो एक रेंट ही है, ये रॉयल्टी है, ठीक है। फिर तीसरा है आप किसी से पैसे उठाते हैं तो इंटरेस्ट हो गया, और चौथा प्रॉफिट। प्रॉफिट को 3 तरीके से डिवाइड करेगा। प्रॉफिट कैसा होगा कि मान लो कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स इट इज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय इट आल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स, ठीक है। इसे 2 चीज और बोलते हैं, प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स। देखो ऐसा है कि मान लो हमारी कंपनी या हम सब ज़्यादा पैसे जब कमा लेते हैं तो कुछ उसका हिस्सा सरकार को देते हैं, तो एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट ही तो था, हम सरकार को दे देते हैं टैक्स के फॉर्म में, तो इसे प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं या बिजनेस टैक्स बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारे पास है डिवाइडेंड, जो हमारे शेयर धारक है, जो हमें शेयर खरीदते हैं या सब, उन्हें हम पैसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसे डिवाइडेंड बोलते हैं। डिवाइडेंड it refers to the part of profit which is paid to the shareholders in the ratio of their shareholdings. It also known as distributed profit. इसे हम बोलते हैं distributed profit. तीसरा है retained earning. रिटेन्ड अर्निंग वो है कि मान लो कंपनी में किसी भी तरीके से हम कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए या ऐसे कि हम किसी को देते नहीं रख लेते हैं, क्योंकि कंपनी में कभी भी कुछ भी हो सकता है या फ्यूचर में कुछ हम और जनरेट करना चाहें, तो इसके लिए हम उसे रिटेन्ड अर्निंग कर रख लेते हैं। तो ये 3 तरीके के हिस्से हमारे पास होंगे उसे प्रॉफिट में, कॉर्पोरेट टैक्स, डिवाइडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। तो retained earning refers to part of profit which is kept as reserve to meet unexpected contingency। हाँ, जो मतलब हमें उम्मीद ना हो कि ये हो सकता है कि देखो आप बिजनेस कर भी तभी सकते हैं, आप पढ़ाया ही इकोनॉमिक्स इसलिए जा रहा है कि आप बैलेंस्ड रहोगे सब। तो हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे बिजनेस करते हैं, तो ज़्यादा लोग ना पढ़ लेते हैं थियरी, तो उन्हें लगता है कि हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना प्रॉफिट आएगा, लेकिन आप रिस्क के लिए नहीं तैयार है तो आप नुकसान में हैं। जब हम रिस्क के लिए नहीं तैयार होते तो उसके लिए हमें रिटेन्ड अर्निंग रखनी पड़ती है, जिसे अनएक्सपेक्टेड कॉन्टीजेंसी बोलते हैं। जैसे कि आपने खर्चे बजट बना रखे हैं, लेकिन अभी इस समय जो लोग मान लीजिए कि ज़्यादा नीड है किसी के गैस की, तो वो बेचारे 3500 दे के 4-4 हज़ार रुपये का तो गैस खरीद रहे हैं आपके लिए, समझ रहे हैं ना। तो अब वो चीज़ें महंगी हो गई, मान लीजिए उसके लिए ना तैयार रहे तब उसके साथ बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम 4000 का गैस ले रहे हैं तो अपने सामान को महंगा बेचेंगे, तो अब आदमी उतना डिमांड करेगा नहीं उस चीज़ को, जिसको बहुत ही डिजायर होगा उस चीज़ को लेने के लिए। तो बेसिक करके मान लीजिए 5 रुपये का समोसा 10 का हो गया, तो आधे लोग खाना छोड़ देंगे, फिर भी आपके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है उस समय। तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ता है कि हमारी कंपनी के कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट लगाने पड़ेंगे जिससे हम कम से कम कुछ दिन तो सर्वाइवल कर सकें। तो एक समझदार तरीके से, तो उसी तरीके से कंटीजेंसी फंड फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, इट इज आल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर और रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसे इसके नाम होते हैं क्या क्या, रिटेन्ड अर्निंग के। देखो इकोनॉमिक्स सबसे सरल है, आप अगर थोड़ा बहुत अपने जनरल लाइफ से जोड़ पाए तो आपके नंबर भी अच्छे आते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें यूपीएससी में आपको फिर से पढ़ाई जाएगी, तब आपको कोई पढ़ाने वाला उतना होता नहीं और 2-2 लाख रुपए देते भी हैं लोग इसी के लिए। तो आप कम से कम उस चीज़ को सीखें और बार बार सीखें। रिटेन्ड अर्निंग के नाम कितने हैं फिर से बता दूँ, रिटेन्ड अर्निंग को लिखेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा
सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तीसरा इसे लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स और सरप्लस। यही टर्म है, आपको बार बार इसी पे काम करना है, ठीक है ना। जैसे कोई पूछता है कि आप क्या ऐसा कर देते हैं कि नंबर इनहेंस होता है, तो यही सारे टर्म पे हम काम करते हैं। जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अब आप पे रिटेन अर्निंग ना लिख के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा, इसका मतलब आपको समझ जाना है रिटेन अर्निंग लिखा है। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर लिखा है तो आप समझिए रिटेन अर्निंग लिखा है। रिजर्व्स लिखा है तो आप समझिए रिटेन अर्निंग लिखा है, और सरप्लस लिखा है। तो आप उसको धीरे धीरे उसी टर्म को बार बार पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम वो इनकम होता है जो सरकार के डाटा में नहीं होता। जैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड है मान लीजिए, तो सरकार को अब पता ही नहीं कि क्या प्रॉफिट आया क्या है, या किसी के पास अपनी दुकान है तो वो सरकार को तो पता चलने वाला नहीं है। आधे लोग तो हमें लग रहा है कि पक्की रसीद ही नहीं देते, वो सामान दे देते हैं, जो कि सरकार अलाउड करती है, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं कर पाते उतना, तो सरकार के पास वो डाटा नहीं होता, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। और ये सब चैप्टर ना आपको मौज में पढ़ना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आप परेशान हो जा रहे हो, करे यार क्या पढ़ना पड़ रहा। मिक्स्ड इनकम, इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स। ओन अकाउंट ऑफ वर्कर्स, जैसे फार्मर्स, बार्बर्स एक्सेट्रा। फार्मर्स, बार्बर्स, ये सारे। एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, एंड अनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, जैसे रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर। तो ये हो गया मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 500 पढ़ लिए हैं मिक्स्ड इनकम। अब हम कैसे इसको लिखते हैं, बार बार याद रखना कि जितने भी टर्म आपको मैंने बताया कि आपको नेशनल इनकम में पहले तो COE, फिर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम के पांचों टर्म को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम निकल जाता है। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार पूछेगा। आप बजट पढ़ेंगे तो आपको बार बार उसमें ये चीज़ आएंगी नेशनल इनकम के बारे में। तो आप जब पढ़ेंगे ना चीज़ों को तो आप ध्यान से पढ़िएगा और उसके यूजेस देखिए। जैसे नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम के लिए हमने कौन कौन से टर्म को जोड़ा पहले? COE प्लस रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। और इन सबको जोड़ने के पास आपके पास आ जाएगा NDPFC, ठीक है ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, ठीक है। आप फिर से देखो COE। अब एक टर्म, ये तीनों टर्म को मिला के इसे बोलते OS, फार्मूले को आसान बनाने के लिए। OS प्लस मिक्स्ड इनकम MI, ठीक है। इससे आया आपका NDPFC, ठीक है। COE वही है कि सैलरी और जो वेजेस एंड सैलरी है, ये COE है। OS क्या है? जो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है। और MI क्या है? मिक्स्ड इनकम है।
तो अब एनडीपीएफसी से हमें जाना है एनएनपीएफसी पे। ये तीनों टर्म जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा एनडीपीएफसी। एन देखो एनडीपीएफसी, ये तीनों जोड़ने पे एनडीपीएफसी क्या था, फिर से एक बार देख लो। अब बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा यार, इतना टफ चीज़ थोड़े ना है। एनडीपीएफसी बराबर COE प्लस OS प्लस MI, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये आपका एनडीपीएफसी है। कितनी बार बताया कि एनडी आपका ये होता है डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम से आपको आना है नेशनल इनकम में। तो हमें जो क्वांटिटी फाइंड करनी होती है, हमने बार बार बताया, उसे लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। जो हमें फाइंड होता है उसे हम राइट साइड में लिखते हैं, जिसको थ्रू हम जाते हैं। और एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी जाने के लिए हम क्या करते हैं, नेट फॉरेन इनकम टू अब्रॉड, उसे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसमें अब देखो डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक से नेशनल। अब आपको खुद पता है कि डोमेस्टिक होता है छोटा और नेशनल होता है बड़ा। तो अब राइट साइड पे क्या है नेशनल, लेफ्ट साइड पे क्या है डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए NFIA, ठीक है, माइनस करेंगे। लेकिन हमारे लेफ्ट साइड पे डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल आने पे मतलब छोटे से बड़ा जाने पे क्या करेंगे, NFIO को जोड़ देंगे, नेट फॉरेन इनकम टू अब्रॉड ऐड कर देंगे। माने कम से ज़्यादा लाना है, कम को अब मान लीजिए फिर वही चीज़ बताया है कि आपके पास 5 है और 3, क्या ये बराबर है, नहीं। लेकिन आपको 3 से 5 बनाना है तो आपको इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब डोमेस्टिक और नेशनल क्या बराबर है, नहीं। नेशनल बड़ा है तो डोमेस्टिक में कुछ जोड़ना पड़ेगा तो नेशनल आएगा। और क्या जोड़ा है आपने, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो इसे याद कर लो बार बार, NFIA ऐड करेंगे तो यह फार्मूला बन गया आपका NFIA। फिर से देख लो, जब इन सारे टर्म को जोड़ेंगे तो COE प्लस OS प्लस MI तो क्या बनेगा NDPFC। और NDPFC से NNPFC आने के लिए हमें NFIA को ऐड करना पड़ेगा। इतना प्रोसेस है नेशनल इनकम को निकालने के लिए। स्टेप क्या था आप समझ चुके हैं कि पहले तो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को जोड़ेंगे तो आपका NDPFC आएगा। आपको निकालना था NNPFC, मतलब डिफरेंस क्या है, FC इसमें भी है, P और N इसमें भी है, P और N इसमें भी है। डिफरेंस फिर डोमेस्टिक का नेशनल में है। आपको फिर से वही बता रहे हैं कि नेशनल बड़ा है और डोमेस्टिक छोटा है या कम होता है। तो छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या कर दिया, NFI, ठीक है ना, NFIA। तो ये क्वांटिटी सारी दी हुई रहेगी। प्रिकॉशन हमें लेना है इनकम मेथड में कि हमें ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़ना है। प्रिकॉशंस लिख लो, प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड। पता है ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप लोग जो है क्लास रेगुलर नहीं करते। अब बड़ी समस्या मेरे सामने ये है कि मैं पीछे चीज़ों को दोहराऊं तो आगे का सिलेबस रह जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको बार बार करोगे या वीडियो देख लो। लेकिन मैं किसके खिलाफ भी हूँ कि वीडियो आप बार बार देखोगे तो आपकी आदत बिगड़ती जाती है। आप किताब के थ्रू जाया करो, किताब से कोई लाइन पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो आपका टीचर आपके साथ हमेशा है। मैं तो फिलहाल हुई है, जब आप लोगों के लिए हूँ तो फिर से उसे बार बार देखो। ट्रांसफ़र इनकम आप सपने बड़े ही देखो। ट्रांसफ़र इनकम को हम नहीं इंक्लूड करते, ठीक है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, तो नो वैल्यू एडिशन, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। इनकम from second hand good
will not be included. तीसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर बॉन्ड एंड डिवेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड. इनकम फ्रॉम सेल बॉन्ड एंड डिवेंचर्स, सेल बॉन्ड्स एंड डिवेंचर will not be included. इसे देखो एक बार, पढ़ लो तब तक, और आगे लिखा क्या होगा. उतना समझते हैं बच्चे. फिर लिखो विंडफॉल गेन्स. विंडफॉल गेन्स, imputed value of services, imputed value of services provided by owners units will be included. Windfall gains not included, will not be included. Will not be included. Payments out of past saving are not included. Payments out of past saving विंडफॉल गेन्स क्या होता है, मान लो कोई लॉटरी वगैरह जीत गया तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि कोई बहुत प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी नहीं है. लॉटरी भी कहीं ना कहीं से पैसे आपको दे दिया जाता है, कोई बहुत, हाँ, लेकिन इम्प्यूटेड वैल्यू सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओनर्स विल बी इंक्लूड. ये याद रखना आप. इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू. जहाँ मान लो कि मेरी संस्था, ये अपना संस्थान है, तो अपने संस्थान में मैं जो जॉब कर रहा हूँगा, कुछ ना कुछ इसके मैं तो पैसे कमा रहा हूँगा, तो अपना इनकम एक तरीके से देखो, मैं क्या है ना कि अपनी चीज़ों पे कट करके आपकी कुछ मदद करता हूँ. अपनी चीज़ों पे कट करके, अपनी ज़रूरतें कट करके मैं आपकी मदद करता हूँ, और इसलिए करता हूँ शायद उससे कुछ बेहतर बता पाऊँ, बेहतर कर पाऊँ. मेरे अपने शौक़ से ज़्यादा आप लोग की सफलता हो जाती है, और इसी वजह से शायद लोग बड़ा लचीला समझते हैं. बड़े लचीले लोगों को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत समझें. आप सोचिए कि अंदर से आदमी कितना दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, या उसके अंदर कितना जज्बा होगा कि वो 1000 प्रॉब्लम को लेके आपकी मदद कर रहा है. तो आप उसको सराहने के बजाय आप उसको जो है मतलब उसे इस तरीके से ले रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें कर पा रहा है. अगर बताइए कि हमारी मदद करने की आदत ना होती तो क्या मैं लोगों की मदद करता या आप मुझसे जुड़ पाते. तो अगर हर व्यक्ति इसी वजह से जुड़ा है कि हम अच्छे हैं, तो उसे वैसा ही रहने दीजिए, उसको तोड़िए मरोड़िए मत. क्योंकि देखिए, मेरा ये काम है कि मैं आगे बढ़ता बढ़ूंगा तो आपको भी ले जाऊंगा. आप ये सोचिए कि जो आदमी सबकी फिक्र कर रहा हो तो आपको कैसे वहाँ छोड़ देगा, तो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा ही वो आगे चल के. तो कभी इस गलत फहमी मत रखिए. देखिए, और जो आदमी थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है ना, अपने चालाकी वाले दिमाग से आप उसे मत जज करिए. ना हम इतनी चालाकी हमको आती है, ना हम उतना कर पाए. तो इसलिए आप समझिए कि इसको पढ़िए, पढ़ते जाइए, आपको सफल होना है. और हम ही को अपने को केंद्र में रखते हुए मैं आप सारी बात करता हूँ.
ठीक है ना। तो इम्प्यूटेड वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स विल बी इंक्लूडेड। तो कोई आदमी जब अपने कंपनी में खुद काम कर रहा होगा उसकी भी तो कुछ सैलरी होती होगी, तो वो पैसा भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। और पेमेंट पास सेविंग जो होता है उसे हम नहीं इंक्लूड करते। नेशनल इनकम में इतनी चीज़ें हमको ध्यान देना है। मैंने सारी चीज़ बता दी, जाते जाते मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ एक बार फिर से क्या 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 बात किया कि नेशनल इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसके साथ जो फैक्टर पेमेंट्स होता है वो सभी को सम अप कर लेते हैं, तो आपका NDP-FC आ जाता है। और इसके बाद हम उन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो NNP-FC आ जाता है। फिर से एक बार मतलब नॉर्मल यही है। पूरी कहानी में मैं आपको समरी 2 मिनट में बता सकता था, पर जानबूझ के मैं आपको क्यों बोर कर रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि आप वो शॉर्ट वीडियो देखते देखते ना आपका मेमोरी भी शॉर्ट हो चुका है। मतलब आप ना बड़ी चीज़ या वो प्रॉब्लम फेस करने की आदत एकदम ख़त्म कर चुके हो। फिर से मैं बता रहा हूँ कि NDP-FC निकालने के लिए आपको COE प्लस OS प्लस MI। अब सोचो इतनी सी चीज़ है। COE में वही आपको बता दिया, वेजेज इन काइंड इन कैश, वेजेज इन काइंड इन वेजेज सैलरी जो है वो कैश काइंड के फॉर्म में या सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू। ऑपरेशन में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये सारी चीज़ आता है। MI तो मिक्स्ड इनकम हो गया, जो आपको छोटे दुकानदार वगैरह ये दिखते हैं, ये सारा जोड़ोगे। फिर आपको NDP-FC से आपको NNP-FC निकालना। अब बता बेटा कुछ है इसमें नहीं, लेकिन अब ज़बरदस्ती का कोई इसमें काम करे, लेकिन हमें कहने का मतलब एक लंबी प्रक्रिया है। आप इसको सीखेंगे और आपको सिखाना भी आना चाहिए। आप हमारे बच्चों में ज़्यादातर है को सिखाने की भी प्रवृत्ति रखते हैं, और कभी भी कोई व्यक्ति गिरे तो उसे उठाने की ही कोशिश करनी चाहिए, और नहीं उठा पा रहे तो कम से कम उसे छोड़ दो वहीं पे। कम से कम आप हंसिए मत। लेकिन अब आप हंस रहे हैं, वो व्यक्ति अगर बहादुर होगा तो शायद और अच्छा कर जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी को दुख हो, और आप लगातार पढ़ते रहिए, खूब अच्छा करेंगे। आज मैं बता रहा हूँ कि 12th का रिज़ल्ट आगे आएगा। जो भी रिज़ल्ट आएगा अपने करियर को आगे ले जाके अच्छे से जोड़िएगा। आपका रिज़ल्ट 1 साल का होता है, आप रिज़ल्ट कई सालों से तब्दील करते हैं, तो वो बहुत मैराथन दौड़ते हैं, तो आप कहीं जाके सफलता हासिल करते हैं। जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको IAS बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, मतलब उसके लिए उसे कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। आज ये चैप्टर का दूसरा हिस्सा ख़त्म होता है कि हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से फाइंड करते हैं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। आज का दिन यही समाप्त होता है। नमस्ते।